Hello friends, welcome back on my channel. So our today's topic is limiting reagent. Definition of limiting reagent is reactant which is consumed completely in the reaction is called limiting reagent. कोई भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है जो वो completely consumed हो जाता है उसे हम बोलेंगे limiting reagent. नेक्स्ट हम सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन में दो तरह की चीजें हम देखेंगे, सोल्यूट और सोलवेंट. सोल्यूट कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी. कोई भी कंपोनेंट है जो स्मॉल क्वांटिटी में है उसे हम सोल्यूट बोलेंगे. जो ज्यादा क्वांटिटी में है, लार्ज क्वांटिटी में है, उसे हम सोलवेंट बोलेंगे. और ये जो सोल्यूट और सोलवेंट है ये मिलकर सोल्यूशन बनाते हैं. एग्जाम्पल, हम ग्लास ले रहे हैं, ग्लास में पानी लिया और शुगर ली. उसमें जो शुगर है वो हमारे पास सोल्यूट है क्योंकि उसकी क्वांटिटी स्मॉल होती है. और जो वहां पे वाटर है, वाटर हमारे पास सोलवेंट है क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है. तो जो वो दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, दोनों ऐड होंगे तो वो हमारे पास एक सोल्यूशन बना देंगे. और जो वो सोल्यूशन होगा वो उस टाइम वो वाला सोल्यूशन होमोजीनियस सोल्यूशन होगा. नेक्स्ट हमारा है एक्सप्रेशंस फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के क्या क्या एक्सप्रेशंस हो सकते हैं? फर्स्ट नंबर पर आता है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट की कैसे हम निकाल सकते हैं? मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज भी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का कितना वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. नेक्स्ट है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डिसॉल्व्ड है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से. नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स पर मिलियन. इसे हम ppm भी लिखिए बोल सकते हैं. इट इज यूज्ड व्हेन सोल्यूट क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल. ये हम वर्ड कब यूज करते हैं? जो सोल्यूट की क्वांटिटी वो बहुत ही ज्यादा कम है. और इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? पार्ट्स पर मिलियन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट divided by total number of parts of all component of solution multiply 10 power 6. नेक्स्ट नंबर पर हमारा आता है मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होती है? इसको हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं. और इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. और इसके यूनिट क्या होते हैं? मोल पर लीटर. ऐसे ही हमारी नेक्स्ट टर्म आती है मोलैलिटी. मोलैलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ द सॉल्वेंट. इसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. यहाँ पे हम लीटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम kg की बात कर रहे हैं, किलोग्राम की बात कर रहे हैं. तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे? मोल पर kg. इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है. मोलैरिटी में हम वॉल्यूम की बात करेंगे, मोलैलिटी में हम ग्राम की बात करेंगे, kg की बात करेंगे. नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे. न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन. हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है सॉल्यूशन की. एक 450 ml सॉल्यूशन है जिसमें हमने 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड किया. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने पीछे ही डिस्कस किया था. क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH.
अब जो मास ऑफ NaOH वो हमें गिवन है, कितना है, 5 है, लिख देंगे हम 5। और जो NaOH का मोलर मास होता है वो हमारे पास होता है 40। इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 0.125। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल चुके हैं। तो अब हम इसे मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। जब हम इसे मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.125 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हमें कितना वॉल्यूम दिया गया था, 450। अब जो ये 450 ये हमने देखना है कि इसके यूनिट्स क्या है, ml मतलब मिलीलीटर में है, लेकिन फॉर्मूले में हमने बोला था जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो किस में होगा, लीटर में होगा सॉल्यूशन। अब जो 450 है ml है, इसको हमने लीटर में चेंज करना है। तो लीटर में कैसे चेंज करेंगे हम, 450 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या है, आ जाएगा 0.45। तो मतलब यहाँ पे हमने 450 की जगह 0.45 लिखना है। इसको हम जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.278। इसके यूनिट्स क्या होंगे, मोल पर लीटर, या फिर हम 0.278 कैपिटल M भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी इस न्यूमेरिकल में डाउट हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी काफी टाइम पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो डिफरेंस मैंने पीछे भी डिस्कस किया है कि जो मोलैरिटी है उसमें हम वॉल्यूम की बात करेंगे और जो मोलैलिटी उसमें हम मास की बात करेंगे। मतलब इसमें हम लिक्विड की बात कर रहे हैं और इसमें हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, क्योंकि सॉलिड का कुछ ना कुछ मास होता है। इट टेक्स इनटू द अकाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब इसमें हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, टोटल सॉल्यूशन जो होगा। मोलैलिटी में इट टेक्स इनटू द अकाउंट द मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कितना मास है हम उसकी बात करेंगे इसमें। मोलैरिटी में इट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो लिक्विड है, लिक्विड तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा लिक्विड भी चेंज होगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे, ठीक है। जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। जो सॉलिड चीज है, टेम्परेचर जितना, अगर हम बात करें रॉक की, हमारे पास एक पत्थर है, पत्थर अगर आप रूम टेम्परेचर पे रख दो या फिर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। बट अगर हम मोलैरिटी की बात करें, जैसे वाटर है उसको हम टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करें तो वो गैसेस फॉर्म में चला जाता है, उसकी मतलब फॉर्म्स चेंज होती रहती है। लेकिन मोलैलिटी में ऐसा नहीं होता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी कंपाउंड की। मास ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब इसकी एक हम एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ CaNO3 ट्वाइस। ये हमें फॉर्मूला दे रखा है, इसकी हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हमें क्या चाहिए, मोलिकुलर मास भी चाहिए। हम इसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ताकि मोलिकुलर मास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है वो लिखेंगे, प्लस जो नेक्स्ट कंपाउंड है हम उसका लिखेंगे साथ में, +2 इंटू एटोमिक मास ऑफ नाइट्रोजन +6 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। इनके एटॉमिक मास की हम वैल्यू पुट करेंगे इन सभी की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 164U। नेक्स्ट है कि परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। जो हमें कंपाउंड दे रखा है CaNO3 ट्वाइस, इसमें हम 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों की हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करनी है। तो कैल्शियम की सबसे पहले हम करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ, ये टोटल का हम देखेंगे, इनटू 100। तो कैल्शियम का हमें पता है कितना मास होता है, 40 होता है। ये हमने पीछे फाइंड आउट किया, 164 आया, मल्टीप्लाई 100 कैलकुलेट करेंगे तो इतनी परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही हमने नाइट्रोजन की फाइंड आउट करनी है। अब देखो हमारे पास क्या था कि नाइट्रोजन के 2 थे, ऐसे था ना, CaNO3
ट्वाइस, तो मतलब नाइट्रोजन के 2 है हमारे पास, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी सेम हमारा चलेगा, मास ऑफ नाइट्रोजन 14, 14 टू 28 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ CaNO3 ट्वाइस 164 इंटू 100, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इसमें देखो ऑक्सीजन 3 यहाँ पे है, 2 3 टू 6, मतलब 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 6 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, बाकी सब सेम है, वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी कोई भी हमें कंपाउंड दे रखा है उसमें हम अलग अलग एलिमेंट्स की परसेंटेज कॉम्पोजिशन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम उस जो एलिमेंट है उसका मास लिखेंगे डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास लिखेंगे ओवरऑल कंपाउंड का, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हैं, इसको हम इसका फॉर्मूला होता है N इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब हमने जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है वो कैसे फाइंड आउट करना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। क्वेश्चन इराइज होता है कि इक्विवेलेंट मास कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसको हम फाइंड आउट करेंगे मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी कंपाउंड की जितनी भी वैलेंसी है उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे। अगर ml की बात कर रहे हैं मिलीलीटर तो मल्टीप्लाई बाय 1000 भी होगा, अगर लीटर की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। इसका हम साथ में एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 600 ml सॉल्यूशन हैविंग 2.5 ग्राम NaCl। नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है हमने सॉल्यूशन की, 600 ml सॉल्यूशन है उसमें 2.5 ग्राम NaCl है। तो इसका नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला था, पीछे मैंने अभी डिस्कस किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे करेंगे हम फाइंड आउट, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। मिलीलीटर की बात हो रही है तो 1000 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। नेक्स्ट इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब यहाँ पर बात हो रही है NaCl की, NaCl का जो मोलर मास होता है वो होता है 58.44 समथिंग और वैलेंसी उसकी 1 होती है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 58.44 आ गया हमारा आंसर। इसको हम अब डायरेक्टली नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे जो हमारा था गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास हमारा क्या था, 2.5 ग्राम NaCl था, तो गिवन मास 2.5 हो गया डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास अभी हमने फाइंड आउट किया 58.44 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 600 मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो सॉल्यूशन था वो हमें मिलीलीटर में दिया गया था। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.007। नॉर्मेलिटी हमारी निकल गई है 0.007, इसके यूनिट्स कैपिटल N। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी कंपोनेंट की हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसको हम ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट्स कर देंगे। एग्जाम्पल हमने ए की फाइंड आउट करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स को हम Na से डिनोट करेंगे, ए वाले की फाइंड करनी है तो Na ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल। अगर हमने बी की फाइंड आउट करनी है तो NB डिवाइडेड बाय टोटल Na प्लस NB। अब इन दोनों का हमने सम करना है, मतलब ओवरऑल की फाइंड आउट करनी है तो हम इन दोनों का सम कर देंगे जो कि है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB। इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ जाएगी हमारी मोल फ्रैक्शन, 1 आ जाएगी मोल फ्रैक्शन हमारी। तो सिंपल है, अगर हमें किसी भी कंपाउंड की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने को आए तो हम कैसे करेंगे, पहले एक कंपोनेंट की फाइंड कर लेंगे फिर दूसरे की, फिर दोनों को हम प्लस कर देंगे, सिंपली हमारी मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो बेझिझक पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन मुझसे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे